वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 10 एग्रीकल्चर और ये है पार्ट 2 जिसके अंदर हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो पहले आपने क्या देखा था, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखी थी। अब हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखेंगे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस in areas of high population pressure on land। तो अगर बात करी जाए इस तरह की फार्मिंग की, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये उन इलाकों में की जाती है जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन का प्रेशर ज़मीन पर ज़्यादा है। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए लेबर ज़्यादा हमें रखनी पड़ेगी और बायोकेमिकल जो होते हैं उनका इनपुट्स बढ़ाना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र ज़्यादा होंगे, इरिगेशन करना पड़ेगा अच्छे से। तो इन सब चीज़ों को करेंगे तो हाई प्रोडक्शन होगा और हाई प्रोडक्शन की ज़रूरत है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generation has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. इसका क्या मतलब है, मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। देखिए, पहले मान लीजिए किसी किसान के पास इतना ज़मीन का टुकड़ा था, उसके 4 बेटे थे, तो ये ज़मीन का टुकड़ा 4 में उसने बांट दिया। इनमें से अब ये एक ज़मीन का टुकड़ा है जो एक किसी बेटे पे होगा। मान लीजिए उसके 2 बेटे थे, उसने इस ज़मीन के टुकड़े को 2 हिस्सों में ऐसे बांट दिया। तो अब किसी के पास इतना ज़मीन का टुकड़ा है उसके बेटे के पास। अब मान लीजिए इसके पास 2 बेटे हैं, तो अब ज़मीन का टुकड़ा कितना बचा, इतना। फिर इसके भी 2 बेटे हैं, तो अब ज़मीन का टुकड़ा बचा कितना, इतना। यहीं तक करते हैं मान लीजिए। तो आप देखिए कि पहले इतना बड़ा था ज़मीन का टुकड़ा और इसी प्रकार से डिवीजन होते होते अब इतना बड़ा है। तो देख रहे हैं हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो साइज रहता है ज़मीन का, खेत का, प्लॉट का, वो कम होता जा रहा है, हो रहा है। लेकिन फार्मर्स फिर भी कोशिश ये करते हैं कि कितना भी छोटा ज़मीन का हिस्सा हो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट निकाल सके। और इस वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहता है क्योंकि ज़मीन कम है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है। Now comes commercial farming. The main characteristic of this type of farming is use of higher dose of modern inputs, that is high yielding variety HYV seeds. ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको इससे पहले की क्लासेस में पढ़ाया है और ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने हाई यील्ड वेराइटी सीड्स के बारे में जाना। इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जब हम खेती स्वयं के लिए ना करके, खुद के लिए ना करके बेचने के या सेल करने के, व्यापार करने के हिसाब से करते हैं, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। और जब हमें ज़्यादा व्यापार करना है तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि सीड्स जो हम नॉर्मल बीज यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का करेंगे, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को यूज करने से जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे ताकि कोई कीड़े मकोड़े ना लग जाएं या कोई चूहा वगैरह आके फसल ना खराब कर दे। और ये सब करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी काफ़ी हायर हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. Commercialization अलग अलग हिस्सों में कंट्री के अलग अलग होता है, डिपेंड करता है रीजन टू रीजन। फॉर एग्जांपल राइस जो है, चावल, एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब का, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। राइस को उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और हरियाणा और पंजाब में इरिगेशन फैसिलिटी सही है तो वहाँ पर कमर्शियल क्रॉप के तौर पर राइस देखा जाता है। लेकिन वहीं उड़ीसा में सब्सिस्टेंस क्रॉप है, लोग स्वयं के लिए ही उगाते हैं।
प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अगर बात करी जाए कमर्शियल फार्मिंग की जो हम कर रहे हैं उसके अंदर प्लांटेशन आता है। अब ये प्लांटेशन क्या है? प्लांटेशन के अंदर एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है बड़े हिस्से में, ठीक है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अगर आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को साथ जोड़ देते हैं और एक ही प्रकार का क्रॉप एक बड़े से एरिया में उगाते हैं तो उसको प्लांटेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। Plantation cover large tracts of land using capital-intensive inputs with the help of migrant laborers. Plantation के अंदर क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा होता है जिसके अंदर इंटेंसिव इनपुट्स लगाए जाते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं। अभी आपने कोरोना के टाइम पे सुना था ना माइग्रेंट वर्कर्स के साथ क्या हुआ था। तो ये कौन से माइग्रेंट वर्कर्स थे? ये वही माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो ऐसे फील्ड में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं। माइग्रेंट क्यों? क्योंकि ये अपने स्टेट से दूसरे स्टेट्स में काम करने जाते हैं। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। देखो प्लांटेशन के अंदर जो भी हम क्रॉप उगा रहे हैं उसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। जैसे कि इंडिया में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, इन सब को यूज करते हैं। सपोज हम बनाना का प्लांटेशन कर रहे हैं, अब इसको हम इंडस्ट्री में ले जाएंगे बनानास को, बनाना चिप्स बनाने के लिए। समझ रहे हैं? ये प्लांटेशन कहलाता है। टी कहाँ पर होती है? असम में और नॉर्थ बंगाल में। कॉफी कहाँ होती है? मेनली कर्नाटका में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है इन स्टेट्स के। Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport communication connecting the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in the development of plantation. अब देखो क्योंकि प्लांटेशन कोई इंसान अपने लिए नहीं करता है, कमर्शियल पर्पस के लिए करता है, बेचने के उससे करता है, इंडस्ट्रीज के लिए करता है, तो क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए कि गाड़ियां जा सके, लोडिंग हो सके ट्रक्स में ही, तो या जिसके थ्रू भी आप अपना ये प्लांटेशन का जो प्रोड्यूस है उसको लेके जाओ, तो वेल मेंटेन रोड होनी चाहिए। रोड अच्छी होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन स्मूथली होगा। कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज और मार्केट के बीच में एक जो संतुलन है वो बना रहना चाहिए। तो अगर ये सारे फैक्टर्स होंगे तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा प्लांटेशन का। अब इसके बाद जो टॉपिक हमारा आता है वो है क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब कब कौन सा क्रॉप उगाना चाहिए। इंडिया की बात करी जाए तो हम रबी, खरीफ और ज़ैद क्रॉप की बात करते हैं और इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने व्यूज़ मुझ तक पहुँचाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप इतना तो कर ही सकते हैं ना किसी के लिए, मेरे लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद्या साधना।